Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इंडियन पार्लियामेंट कवर किया था, भारतीय संसद, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत अच्छे से क्लियर किया था उसको, ठीक है। और उसमें हमने बताया था कि भारतीय संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग 3 होते हैं, लेकिन सदन की बात की जाए तो सदन कितना होता है? केवल 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। तो हमने केवल पिछला वीडियो में हमने केवल संसद के बारे में क्लियर किया था कि संसद क्या है, उसको रूपरेखा क्या होती है, ठीक। आज हम जो वीडियो बनाए हैं वो आपका लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर है। ऐसा नहीं कि हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति, उपसभापति इसके बारे में पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है कि अलग पार्ट बाय पार्ट करके हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा पद पर है, ठीक है। आखिर लोकसभा कब बनी, राज्यसभा कब बनी, उसकी पहली बैठक कब हुई थी, कितने सदस्य होते हैं, कौन सदन अस्थायी होता है, कौन अस्थायी होता है, कहाँ से कितने सदस्य चुन के आते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के बारे में कि लोकसभा और राज्यसभा की संरचना क्या होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। संसद, पार्लियामेंट, अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है, 79 में कि संसद क्या होता है, ठीक है। और उसमें बताया गया था आपको पिछले वीडियो में कि संसद का जो निर्माण होता है, यानी संसद के जो अंग होते हैं 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राष्ट्रपति के बारे में हमने पिछले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद 52 में क्लियर कर लिया था कि भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, कौन बन सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ते हैं, ठीक है। ये सब अनुच्छेद 52 में क्लियर हुआ था, ठीक। अब संसद, यहाँ जो मेन फोकस करेंगे हम लोकसभा और राज्यसभा पर। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। अब आते हैं यहाँ पर लोकसभा के गठन की बात की जाए तो लोकसभा का जो गठन है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। लोकसभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बार कि लोकसभा की गठन कब की गई थी। लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। जबकि इसकी पहली बैठक की बात की जाए, मीटिंग कब बुलाई गई थी लोकसभा की, तो 13 मई 1952 को, ठीक है। गठन जो हुआ था, इसका गठन लोकसभा का 17 अप्रैल को हुआ था, लेकिन इसकी जो बैठक हुई थी, पहली बार मीटिंग जो बुलाई गई थी वो 13 मई को बुलाई गई थी। जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। इसका गठन जो है 17 अप्रैल 1952, लेकिन इसका गठन जो है 3 अप्रैल 1952, यानी पहले राज्यसभा का गठन हुआ था, उसके बाद लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक। लेकिन दोनों की बैठक जो है 13 मई को हुई थी, समान दिन ही बैठक हुआ था। 13 मई 1952 को लोकसभा की बैठक हुआ था और राज्यसभा की बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 को ही, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन है कि पूछा गया है, इसका ध्यान रखेंगे। दोनों की पहली बैठक समान है 13 मई 1952, लेकिन गठन की बात की जाए तो राज्यसभा का गठन पहले हुआ था 13 मई 1952 को, जबकि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक। अब चलते हैं इसका चुनाव किस तरीके से होता है। तो लोकसभा का जो चुनाव है जनता करती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जनता करती है, और जनता किस तरीके से करती है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका, ठीक है। आप लोग के क्षेत्र के अलग अलग सांसद होंगे, ठीक है। और लोकसभा के जो प्रतिनिधि जीत के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो अपने अपने जो संसदीय क्षेत्र है उनका सांसद का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी क्षेत्र से सांसद है, ठीक। जबकि राज्यसभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव जनता ही करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता नहीं करती है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं। जैसे इसमें आपको बताया जाएगा आगे कि इनका चुनाव किस तरीके से होता है, ठीक। इसमें बहुत सारे शिक्षक भी भाग लेते हैं, वार्ड प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ठीक। तो किस तरीके से इसका चुनाव होता है बताया जाएगा आपको।
इसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं या चर्चित सदन कहते हैं। इसलिए कहते हैं चूंकि इनका चुनाव जो है जनता करती है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, इसलिए ऐसे क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन यानी फेमस है, और चर्चित सदन भी कहते हैं। जबकि इसे क्या कहते हैं, राज्यसभा को शिक्षित सदन कहा जाता है, शिक्षितों का सदन, चूंकि इसके जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो शिक्षित ही होते हैं। ठीक, चूंकि हम जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं, ठीक, चाहे वो बहुत सारे लोग जो है कॉलेज से चुन के आते हैं, इसमें वोटिंग करने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक, वो बताया जाएगा आपको कौन कौन इसमें वोटिंग कर सकता है। तो इसको शिक्षितों का सदन कहते हैं। कार्यकाल की बात की जाए तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, 5 वर्ष से 6 वर्ष भी किया जा सकता है। जैसे 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल के कारण 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, 6 वर्ष हो गया था। तो जनरली इसका जो कार्यकाल की बात करेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में इसका कार्यकाल हम बढ़ा भी सकते हैं, सरकार बढ़ा भी सकती है, संसद बढ़ा भी सकती है। जबकि राज्यसभा की कार्यकाल की बात की जाए तो ये एक अस्थायी सदन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अस्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है। ठीक, ये कभी भंग होती ही नहीं है, ये कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके सदस्य भंग नहीं होती है। ठीक, इसका मतलब ऐसा ये नहीं है कि इसमें एक बार जो व्यक्ति जीत के चला गया राज्यसभा में वो हमेशा के लिए हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य, ऐसा कुछ नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछेगा तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 6 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजिंग पॉइंट है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना वर्ष, 5 ही वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कहेगा तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता है, कभी विघटित ही नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, एक अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कितने वर्ष, 6 वर्ष। राज्यसभा के जो भी सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। क्लियर है? लेकिन इसके पहले भी इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगर कोई सदस्य अपने से इस्तीफा देना चाहता है 6 वर्ष से पहले, या लोकसभा का कोई सदस्य है अगर 5 वर्ष से पहले इस्तीफा देना चाहता है तो व्यक्ति इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, सभापति को, इसमें अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष को इस्तीफा दिया जा सकता है, और इसमें सभापति होते हैं उनको इस्तीफा दिया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सदन की कार्यवाही से, यदि कोई सांसद हो, लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का सांसद हो, अगर सदन की कार्यवाही से लगातार 60 दिनों तक, लगातार कितने दिनों तक, 60 दिनों तक, 60 डेज, ठीक है, 60 दिनों तक सदन के अधिकारी को यानी सभापति को या अध्यक्ष को बिना सूचित किए हुए गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है, ठीक है, तो अध्यक्ष द्वारा या सभापति द्वारा उसका स्थान क्या कर दिया जा सकता है, रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है, और उसके स्थान पर क्या किया जाएगा, चुनाव करा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका कार्यकाल सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन ये कार्यकाल से पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं या इनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं विघटन हो सकता है, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकता है। विघटित मतलब 5 वर्ष से पहले भी खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर सरकार गिर जाती है, ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार गिर गई थी, ठीक, तो अगर नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर नहीं होती है, अगर बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर सरकार, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई जाती है और सरकार बीच में ही कोई अपना स्थान खींच लिया, ठीक, तो उस समय क्या होती है, सरकार गिर जाती है। जब सरकार गिर जाएगी तो उस समय क्या होगा, लोकसभा विघटित हो जाएगा। विघटित होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, अस्थायी बोलते हैं या निम्न सदन बोलते हैं। ठीक, यानी 5 वर्ष से पहले भी ये खत्म किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ठीक, मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देगा तो भी भंग हो जाएगा। ये कह रहा कि ये विघटित नहीं हो सकता, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव, सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर से 1/3 सदस्यों का चुनाव, इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, तो 2-2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उतने सदस्य क्या होते हैं, चुन के आ जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, कहीं विघटित नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, अस्थायी सदन बोलते हैं या उच्च सदन बोलते हैं। क्लियर है?
अब करा कि अब प्रधानमंत्री कहाँ से चुने जाते हैं, तो करा लोकसभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो प्रधानमंत्री जो बनाए जाते हैं वो लोकसभा के बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं, न कि राज्यसभा के बहुमत के आधार पर। अगर राज्यसभा के बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं, 2014 में जो चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय उनका केवल लोकसभा में ही बहुमत था, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था। तो जब राज्यसभा के आधार पर बनाया जाता बहुमत के आधार पर, तो राज्यसभा कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पहले ही क्लियर कर दिया गया संविधान में कि जो भारत का प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे वो लोकसभा में बहुमत के आधार पर, लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी, लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी उसी पार्टी का जो लीडर होगा, नेता होगा, वही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, जबकि ये कह रहा है इसके बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनाए जाते हैं। ठीक, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डीपीएफ कहते हैं। तो पीएम किसके बहुमत के आधार पर बनाए जाते हैं, तो लोकसभा के बहुमत पर, लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होती है उसी पार्टी का जो लीडर होता है, नेता होता है, वही क्या बनता है, पीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस होता है। क्लियर आता है। तो भारत का जो प्रधानमंत्री बनता है वो किस सदन की बहुमत के आधार पर बनता है, तो प्रथम सदन के आधार पर बनता है, या लोकसभा के बहुमत के आधार पर पीएम बनाए जाते हैं। ठीक, योग्यताएं की बात की जाए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। मान लीजिए आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है किसी व्यक्ति को, तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो निम्नलिखित योग्यता होती है। जैसे कि पहला उसका योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है कि उसकी न्यूनतम जो उम्र है वो 25 वर्ष, न्यूनतम जो उसकी उम्र है, आयु है, वो कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। हाईएस्ट उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम की उम्र सीमा है, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तीसरा ये है योग्यता, वो पागल अथवा दिवालिया न हो, वो पागल अथवा दिवालिया। पागल का मतलब मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो, और दिवालिया का मतलब होता है कंगाल, यानी कि बैंक का उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा ना हो, बैंक के द्वारा उसको नोटिस नहीं दिया गया कंगाल का। ठीक है, तो पागल अथवा दिवालिया न हो। और चौथा जो इसका योग्यता होता है वो होता है कि वह व्यक्ति जो है, पहला हमने क्या बोला, पहला यहाँ बोला भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या, उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, पागल अथवा दिवालिया न हो, और चौथा ये है कि ये जो है भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष उम्र हो, उसके बाद पागल दिवालिया ना हो, और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद का मतलब ये होता है वो व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इसके सर्विस के पद पर ना हो। अगर कोई व्यक्ति अगर सर्विस के पद पर रहते हुए, गवर्नमेंट सर्विस यानी कि केंद्र सरकार का सर्विस हो यानी कि राज्य सरकार का सर्विस हो, किसी भी पद पर रहता है, चुनाव लड़ता है, तो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कहा गया यही 4 कंडीशन है, मेनली इसमें याद आपको रखना है। उम्र जो होनी चाहिए कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। चूंकि 25 वर्ष वाले हमारे यहाँ युवा माने जाते हैं, 18 से 25 वर्ष वाले, इसलिए हम क्या कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। ठीक है, जबकि इसमें बात की जाए योग्यता की, तो इसमें भी योग्यता सेम रहेगा, वही चारों योग्यता रहेगा। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा एक कंडीशन चेंज हो जाएगा, उम्र सीमा चेंज हो जाती है। इसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। क्लियर, बाकी सब सेम है। इसमें भारत का नागरिक हो, इसमें भी भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया ना हो, इसमें भी पागल दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, इसमें भी वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लेकिन उम्र सीमा चेंज कर जाती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा मिनिमम 30 ईयर होना चाहिए। क्लियर, इसलिए 30 ईयर होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, बुजुर्गों का सदन या बूढ़ों का सदन कहते हैं। ठीक, अधिकारी की बात की जाए, मान लीजिए इतने इसमें सदस्य, बहुत सारे सदस्य होते हैं। अब कितने सदस्य होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, 552 सदस्य अधिकतम होते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अधिकारी चाहिए। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, अधिकारी चाहिए। अधिकारी जो होते हैं इसमें 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। पहला जो होता है अध्यक्ष होता है, दूसरे क्या होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। इनका जो चुनाव होता है, इनके
सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के जो सदस्य आते हैं उन्हीं के सदस्यों के द्वारा अपने ही सदस्यों में से अनुच्छेद 93 के तहत क्या किया जाता है, 2 अधिकारी का चुनाव किया जाता है, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष क्या होता है, उपाध्यक्ष क्या होता है, इसके बारे में हम बृहद चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो मेनली फोकस क्या करना है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा को फोकस करना है। ऐसा नहीं कि यही पलक हम लोग अध्यक्ष के बारे में पढ़ाने, उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ाने, सभापति के बारे में पढ़ाने, बहुत लोग यहीं पे इसको पढ़ा देते हैं। आप टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाइए, टॉपिक को क्या करना है, इजीली पढ़ना है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, किसके बाद क्या पढ़ना है इसके बारे में बृहद चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभापति उपसभापति के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो केवल लोकसभा और राज्यसभा पे फोकस होना चाहिए। ठीक, तो अनुच्छेद 93 के तहत कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, और अध्यक्ष जो होता है जनरली ये जिसकी बहुमत होती है उसी पार्टी में से होता है। ठीक, जबकि राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं, राज्यसभा में 2 अधिकारी होते हैं, एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति है। सभापति का चुनाव जो है अनुच्छेद 64 के तहत होता है, और 64 में कहा गया है कि भारत का जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति होगा वो अपने आप राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी राज्यसभा के सभापति के लिए कोई चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। भारत का जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है, भारत का जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वो अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाता है, पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं किया जाता है। ठीक, तो इसके बारे में हम क्लियर पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में अधिकारी के बारे में। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद में कुल कितने अधिकारी होते हैं, तो बहुत लोगों ने टिक कर दिया था 2 अधिकारी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संसद में पूछा गया है तो संसद में तो दोनों अंग होते हैं, एक लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है। तो लोकसभा में 2 अधिकारी हैं और राज्यसभा में भी 2 अधिकारी हैं, तो 2 और 2 मिलाकर कितने अधिकारी हुए, 4 अधिकारी हुए। तो लोकसभा में पूछेगा कि कुल कितने अधिकारी हैं, तो कितने, 4 अधिकारी। क्लियर, जबकि संसद में कितने अधिकारी हैं, तो 4 अधिकारी हैं, जबकि लोकसभा में कितने अधिकारी हैं, तो 2 अधिकारी हैं, और राज्यसभा में भी 2 अधिकारी हैं, लेकिन संसद में कितने अधिकारी हैं, तो 4 अधिकारी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सदस्य संख्या के बारे में कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है और राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है। ठीक, वर्तमान में कितनी है और अधिकतम कितनी है। क्लियर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको लिखते हैं इसके आगे। चलिए देखते हैं सदस्य संख्या के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो कही गई है वो कितनी कही गई है, 552। कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वो 552 होगी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 245। आखिर 245 क्यों, 245 जबकि इसमें 2 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, जो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति अब 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, इसको मनोनीत, राष्ट्रपति जिनको इच्छा हो उनको मनोनीत कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एंग्लो इंडियन क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि एंग्लो इंडियन होता क्या है। तो एंग्लो इंडियन का मतलब जैसे कि आपको पता है हमारा देश पर विदेशियों का कब्जा था, बहुत सारे देश हमारे पर कब्जा किए थे। ठीक है, ब्रिटेन का, यूरोप वाले जो थे वही सब हमारे पर कब्जा किए थे, ब्रिटेन वाले थे, पुर्तगाली थे, फ्रांस थे, सब आए यहाँ पर कब्जा किए, और इसको हनुमान जी का प्रसाद ही समझ लिए थे कि जिसी को मन किया उसी को लूट के लेके चला गया। ठीक है, और यहाँ के राजा छोटे छोटे क्षेत्र में बटे हुए आपस में ही लड़ रहे थे, तो बाकी विदेशी जो थे इसका फायदा उठा रहे थे। तो क्या हुआ, विदेशी जो यहाँ रहने लगे तो यहीं पे लोग शादी करने लगे, यहीं की महिलाओं से उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया तो उनसे जो बच्चा उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो वो बड़े होते गए बच्चे। ठीक, लेकिन जो 1947 में जो भारत आजाद हुआ उसके 2-4-5 वर्ष पहले जो शादी किया गया था, ठीक, पुर्तगाली तो प्रेरित कर रहे थे कि भारतीय से ही शादी करो, पुर्तगाली अपने यहाँ व्यक्तियों से जाकर प्रेरित कर रहे थे पुरुषों से कि भारतीय महिलाओं से ही शादी किया जाए, तो पुर्तगाली अधिकांश महिलाओं से शादी किए थे भारत में आकर। ठीक, तो जो 47 में आजाद हुआ था उनके 2-4-5 वर्ष पहले जो बच्चे उत्पन्न हुए थे, ठीक है, वो जो आजादी जब मिल गई भारत को तो यहाँ से छोड़ के वो जाने लगे अपने अपने देश, अपने जब देश जाने लगे तो छोटे छोटे जो बच्चे थे, अपने बीवी थे, बच्चे थे उनके, उनको यहीं पे वो लोग छोड़ दिए,
शादी विदेशी व्यक्तियों के लिए मामूली सी चीज, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, उनके लिए कपड़े खरीदने के बराबर शादी होती है। इंडिया में शादी की बहुत बड़ी मान्यता होती है, लेकिन विदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे आप एक मकान बना लिए, शादी वही एक शादी है उनके लिए। लेकिन इंडिया में इसको बहुत नैतिकता तरीके से देखा जाता है, ठीक। तो वही बच्चे यहाँ पे रुक गए, ठीक। तो सरकार ने कहा भाई कि ये भी क्या है, एंग्लो इंडियन है, लेकिन एंग्लो इंडियन है, ठीक है, इनका भी प्रतिनिधित्व संसद में होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को अधिकार यही दिया गया है कि आप 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक। एंग्लो इंडियन का मतलब क्लियर हो कि यूरोपीय व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए संतान जो कि भारत में रह रहे हो, यानी जिनकी माता भारतीय हो लेकिन पिता जो है पुरुष, उनके जो पिता है यानी जो पुरुष है वो कोई विदेशी हो, वहीं उनके जो बच्चे होते हैं वहीं क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। हमारे यहाँ एंग्लो इंडियन को गाली के शब्द से देखा जाता है, गाली है नहीं लेकिन गाली के शब्द, यानी उनकी माता यहाँ की है लेकिन पिता जो है विदेशी है, पिता का पता ही नहीं है, तो वही एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो उनका भी संसद में प्रतिनिधित्व रखा गया। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि आप 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब देखते हैं 552 जो सदस्य संख्या है मैक्सिमम, कहाँ से कितने आते हैं। तो 552 में से कहा गया है 550 का क्या होगा, चुनाव होगा। इनका क्या, ये इलेक्टेड होंगे, इनका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। जबकि 2 जो होते हैं ये मनोनीत होते हैं, इनका चुनाव नहीं होगा, ये नॉमिनेटेड होते हैं। एंग्लो इंडियन आपको हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आप लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। जबकि 550 का क्या होगा, चुनाव होगा। और 550 का जो चुनाव होता है ये 2 क्षेत्र में बांट दिया गया है, एक राज्य को अधिकार दे दिया गया है और कुछ केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है। तो 550 में से 530 कहा गया कि राज्य से जाएंगे, जबकि 20 जो होगा केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर जाएंगे। अब किस राज्य को कितना सीट मिला इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो 530 जो है राज्य को दिया गया सीट और 20 को केंद्र शासित प्रदेश, तो 530 और 20 550 और 2 को ये 552, यानी मैक्सिमम आपका लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, 552 होगी। जबकि वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में कितनी सीटों की संख्या है, 545। ये 5 को 7 में कहाँ चला गया, 545 में से कहा गया है कि 543 का निर्वाचन होगा। 543 का क्या होगा, निर्वाचन होगा, इनका चुनाव होगा। चुनाव में कहा गया है कि 530 को राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि राज्य से चुनकर आएंगे, और जबकि 13 को केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आएंगे। और 2 आपको बताया जा चुका है, 2 एंग्लो इंडियन होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, इनका चुनाव नहीं होगा। अब ये 5 कहाँ गया, 545 हुआ, 5 कहाँ गया, तो 5 ये जो होता है जब जैसे कि हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था तो 50 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन जब 48 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था कश्मीर पर, ठीक। और कश्मीर पर जब आक्रमण किया तो वहां पे कश्मीर का लगभग 30% पार्ट जो है, 30% हिस्सा जो है उसने क्या किया, कब्जा कर लिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और यही 5 सीटें संविधान में तो बन गया था कि 5 सीटें पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर उस समय हमारा ही था, तो हमने 5 सीट वहां बांटा था। तो भारतीय संसद में ये 5 सीटें अभी भी खाली रखा गया है, रिक्त रखा गया है। क्यों रखा गया है, ताकि जब जब कोई प्रधानमंत्री आए, जब जब संसद में कोई भी सांसद आए, प्रधानमंत्री आए, तो उसके दिमाग में 5 सीटें खाली जरूर दिखे कि अभी भी हमारा संसद जो है वो कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, और ये 5 सीटें हम लेकर रहेंगे। और यकीन कीजिए आप, 5 सीटें आज या कल, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर का 5 सीटें है ये भारत में आने ही वाला है, चाहे आ जाए, चाहे 5 वर्षों के बाद आए, चाहे 2 वर्षों के बाद आए, ठीक है। लेकिन ये 5 सीटें उसीलिए अभी भी संसद में रिक्त रखा गया है, ताकि कोई भी सदन का नेता हो तो उसके दिमाग में, जहन में चलते रहे कि हमारा 5 सीट अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और उसको हम लेकर रहेंगे और एक्टिव लेकर ही रहेंगे। अब आते हैं राज्यसभा में, देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो राज्यसभा में कहा गया है कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 250 होगी। 250 में से कहा गया है कि 238 का क्या होगा, इलेक्शन होगा, जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आएंगे। अब किस राज्य को कितना सीट दिया गया है, किस राज्य को कितना सीट दिया गया है, ठीक। तो ये आपको शेड्यूल 4 हम जो पढ़ेंगे, अनुसूची 4 पढ़ेंगे, उसमें आपको सीट के बारे में पढ़ेंगे कि किस राज्य को कितना सीट दिया गया है, ठीक।
और 12 जो कहा गया है राष्ट्रपति क्या करेंगे, इनको मनोनीत करेंगे। अब 12 किन व्यक्ति को मनोनीत करेंगे, तो राष्ट्रपति 12 वैसे व्यक्तियों को मनोनीत करेंगे जो कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या किसी भी क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखता है। आपको यहाँ बताया जा चुका है अनुच्छेद 80 के खंड क के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि आप जो है राज्यसभा में 12 वैसे व्यक्तियों को जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान रखता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति ने अभी वर्तमान में रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। ठीक, तो ये 12 जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं, इलेक्टेड ये नहीं होते। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद में कुल कितने नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, यानी कि मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बहुत लोगों ने टिक किया था 12, जबकि गलत आंसर होगा 12 राज्यसभा से होते हैं और 2 लोकसभा से होते हैं। तो 12 2 कितने नॉमिनेटेड हुए, 14, यानी कि संसद में टोटल मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। जबकि लोकसभा से मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। राज्यसभा से मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि आप 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80 के खंड क के तहत। जबकि राष्ट्रपति को ही अधिकार दिया गया है कि आप लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं किसको कितना सीट मिला, क्या सीट में आरक्षण कुछ रखा गया। चूंकि निचली जातियों को कहा गया था कि 10% के लिए आरक्षण भी दिया गया था। ठीक है, उसको हम देखते हैं। ठीक, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।